हेलो स्टूडेंट। आज की इस क्लास में मैं आपको आदर्श आशुलिपिक के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए इस विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यह टॉपिक कई बार पूर्व के एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है कि एक अच्छे आशुलेखक के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो और स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है आदर्श आशुलिपिक या आशुलेखक के गुण कि कौन कौन से गुण उसके अंदर होने चाहिए जो एक आशुलेखक है। तो कहा जाता है कि आशुलिपि का पूर्ण ज्ञान करने के लिए लगन तथा परिश्रम के साथ ही निम्नलिखित बातों का ध्यान रखकर आप एक अच्छे आशुलेखक या आशुलिपिक बन सकते हैं। वो बातें कौन कौन सी हैं उनको हम बिंदुवार चर्चा करेंगे। जैसे कि बताया गया कि आशुलिपिक में अपने कार्यालय या व्यवसाय से संबंधित पत्र व्यवहार को शुद्ध तथा संक्षेपित रूप में प्रस्तुत करने की क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि यदि आशुलिपिक अपने कार्यालय से भेजे जाने वाले पत्रों के बारे में
पूर्ण जानकारी नहीं होगी तो उसके व्यवसाय पर विपरीत असर पड़ेगा। विपरीत असर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, यदि पत्र या मसौदा आपको स्वयं बनाना हो तो वह बहुत लंबा या बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि आशुलिपिक के द्वारा पत्र को ज़्यादा बड़ा कर दिया गया तो पढ़ने वाले व्यक्ति पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए मसौदा या पत्र तैयार करते समय विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है, आशुलिपिक में प्रतियोगिता की भावना होनी चाहिए, क्योंकि इससे साहस और उत्साह के साथ साथ दक्षता भी
बढ़ती है। नेक्स्ट, आशुलिपिक में वक्ता की गति से लिखने और उसे सही रूप में सुंदर ढंग से टाइप करने की योग्यता होनी चाहिए। यदि आशुलिपिक के द्वारा तैयार पत्र में टाइपिंग के समय अशुद्धियाँ हो गई हैं तो उन्हें पत्र प्रेषित करने से पूर्व ही सही कर लें, नहीं तो अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। अब ये 4 पॉइंट मैंने अभी आपको बताए हैं। अब मैं आपको इनको एक बार रिवाइज करवाता हूँ, फिर लास्ट में जब सभी पॉइंट हो जाएंगे तो एक बार फिर से आपको रिवाइज कराएंगे, जिससे आपको पूर्णतः ये सभी जो पहलू हैं वो आपके मस्तिष्क में आ जाएंगे और आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो मुख्य बात ये है कि जो आशुलिपिक होता है उसको पूर्ण ज्ञान के लिए लगन तथा परिश्रम उसके अंदर होना चाहिए। अगर वो परिश्रमी नहीं है और लगन भी उसके अंदर नहीं है तो आशुलिपि सीखने के बाद भी वो अच्छा आशुलिपिक कहलाने का उसे बिल्कुल भी अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि जब भी वो कोई काम करेगा उसमें इतनी ज़्यादा त्रुटियां होंगी कि लोग उससे कोई काम करवाएंगे ही नहीं। तो उसके बाद में कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जो आशुलिपिक के अंदर होनी चाहिए। पहला कि जो आशुलिपिक है उसको अपने कार्यालय या व्यवसाय से संबंधित पत्र व्यवहार को शुद्ध और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने की क्षमता होनी चाहिए। पत्र व्यवहार शुद्ध होना चाहिए और संक्षेपित रूप में होना चाहिए। शुद्ध का मतलब ये है कि अगर आप पत्र भेजते हो तो आपको पता होना चाहिए कि व्यवसाय से कौन कौन से पत्र और किन परिस्थितियों में कौन सा पत्र भेजा जाता है। जैसे सरकारी पत्र कब भेजा जाता है, अर्ध सरकारी पत्र कब भेजा जाता है, सर्कुलर लेटर कब जारी करते हैं, नोटिफिकेशन कब लिखते हैं, रिमाइंडर कब लिखा जाता है, गस्ती पत्र
ये कब जारी किए जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, इनकी फॉर्मेटिंग क्या है। तो ये सभी बिल्कुल इनकी फॉर्मेटिंग सही होनी चाहिए और इसमें कोई टाइपिंग की भी एरर नहीं होनी चाहिए। और जो भी बात आपको अपने पत्र के माध्यम से दर्शानी है वो संक्षेप में होनी चाहिए, क्योंकि आजकल सभी के पास में समय का अभाव होता है। हर जगह से बहुत सारे पत्र आते हैं, उनको पढ़ करके दूसरी जगह के जो अधिकारी लोग होते हैं उनको निर्णय लेना पड़ता है। अब आपने एक छोटी सी बात के लिए 4 पेज का लेटर भेज दिया, अब उसको पढ़ रहे हैं तो बात वही समझ में आ रही है जिसको आप 1 पेज में भी कह सकते थे। तो बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि आप उसे अपनी बात को गोल मोल करके प्रस्तुत करें और बाद में फिर जो पढ़ने वाला है उसको भी इरिटेशन महसूस हो। तो संक्षेप में लिखें अपनी बात को, और एक पूर्ण पत्र का जो एक प्रारूप होता है उस प्रारूप के अंतर्गत ही अपने पत्र को टाइप करें, क्योंकि अगर छोटा पत्र से ही काम चल जाता है तो छोटा पत्र लिखें, और यदि बड़े पत्र को टाइप करने की ज़रूरत है तब भी उसे विस्तार पूर्वक लिखें, अन्यथा बिल्कुल भी ना लिखें। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है, पत्र या मसौदा आपको स्वयं बनाना हो। यदि आपके बॉस ने कह दिया कि ये पत्र आया है और उस पर नोटिंग कर दी कि इसका जो जवाब है वो शीघ्रातिशीघ्र इस पर कार्रवाई की जाए, तो अगर आपको स्वयं उस पत्र का जवाब बनाना है, मसौदा मतलब जो पत्र आपको भेजना है उसका खाका तैयार करना, इसमें क्या कौन कौन से बिंदुओं को समावेशित किया जाएगा। जो कच्चा प्रारूप हम पत्र को भेजने से पूर्व तैयार करते हैं वो मसौदा कहलाता है, कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें लिखेंगे, वो तथ्य वो रिकॉर्ड कहाँ है, वो जो हम कच्चा तैयार करते हैं चिट्ठा, वो हमारा पूरा मसौदा होता है। तो जो पत्र या मसौदा आपको स्वयं बनाना हो तो वह बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए और यह बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत बड़ा कर दिया तो फिर पढ़ने वाले के लिए दिक्कत है, बहुत छोटा कर दिया इतना संक्षिप्त तो उसे पूरी बात समझ में नहीं आएगी। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखें कि जो मुख्य बातें हैं वो छूटने न पाएँ और उसमें बेकार की अलूल जलूल की बातें जो हैं वो उसमें आने ना पाएँ। और उसके बाद में आशुलिपिक में प्रतियोगिता की भावना होनी चाहिए। अगर आप एक प्रतियोगी की तरीके से अपने कार्यालय में काम करेंगे कि हम इस कार्यालय में आशुलिपिक हैं तो एक दूसरे कार्यालय में जहाँ ये मेरा पत्र जाएगा वहाँ पर भी एक दूसरा आशुलिपिक होगा, तो हमको उससे बेहतर हमेशा करके दिखाना है। ऐसी अगर भावना आपके अंदर होगी, ऐसा उत्साह और आपके अंदर साहस होगी, तो आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है वो आपकी और बढ़ेगी, आपके अंदर कौशल और बढ़ेगा, क्योंकि आपके अंदर फिर जिज्ञासा की भावना होगी, आप जिज्ञासु होंगे, आप और अच्छी तरीके से अपने ज्ञान को इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। तभी तो आप दूसरे कार्यालय में बैठे हुए आशुलिपिकों से मुकाबला कर पाएंगे और वो भी समझेंगे कि हाँ इसने देखो ये बात लिखी हो कितनी सटीक एवं सार्थक बात है, और सभी लोग उसका अनुसरण भी करने का प्रयास करेंगे। तो आशुलिपिक में प्रतियोगिता की भावना होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा होने से आपकी दक्षता बढ़ेगी। उसके बाद में जो मुख्य लक्ष्य आशुलिपि का होता है वो आशुलिपिक के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है कि जो वक्ता की गति है, वक्ता जिस गति से बोल रहा है, डिक्टेशन दे रहा है, आपका अधिकारी जो आपके कार्यालय में आपको डिक्टेशन दे रहा है, तो वो आप उन्हीं की गति से लिखें और उन्हें सही रूप में और सुंदर ढंग से टाइप करें। ये जो चीज़ जहाँ पर लिखी जानी चाहिए थी आप उसको उसी स्थान पर लिखें, और यह आप तभी संभव हो पाएगा एक आशुलिपि से जब उन्हें प्रत्येक पत्र का जो एक निर्धारित प्रारूप होता है जब उनकी जानकारी होगी तभी संभव हो पाएगा। तो सबसे पहले कि आशुलिपिक को एक आशुलिपि का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, तभी आप वक्ता की गति से लिख पाएंगे। दूसरा, सही ढंग से और सुंदर टाइप तभी कर पाएंगे जब आपको कंप्यूटर की अच्छी जानकारी होगी।
सुंदर हो पाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि कंप्यूटर में कैसे फ़ॉन्ट बड़ा करेंगे, फ़ॉन्ट कैसे चेंज करेंगे, स्टाइलिश फ़ॉन्ट कैसे सेट करते हैं, पेज की सेटिंग कैसे करते हैं। अगर ये सब आपको नहीं पता होगा तो आप सुंदर कर ही नहीं पाएंगे, सही ढंग से नहीं लिख पाएंगे। सही ढंग का मतलब है पत्र आपको दिया गया, अगर सरकारी पत्र आपको भेजना है तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेषक कहाँ होगा, सेवा में कहाँ होगा, भौतिकी कहाँ लिखा जाएगा, संलग्नक कहाँ आएगा, कितना गैप होना चाहिए, पैराग्राफ कैसे चेंज करेंगे, संदर्भ संख्या कहाँ लिखेंगे। तो ये सब बातें हैं सही ढंग से, मतलब एक जो प्रारूप है वो उचित प्रारूप में उसको लिखने की जो कला है वो आपके अंदर होनी चाहिए। ऐसी योग्यता यदि आपके अंदर है तो आप अच्छे आशुलिपिक कहलाओगे। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, सही प्रतिलेखन के लिए भाषा विज्ञान में जैसे शब्द आते हैं, किसी चीज़ का अर्थ समझना है, शब्द, अर्थ, लिपि, वर्तनी, वाक्य, परिच्छेद एवं व्याकरणिक चिन्हों का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। यदि आशुलिपिक को भाषा का अच्छा ज्ञान नहीं है तो भले ही उसकी आशुलिपि में गति अच्छी हो, वह एक आदर्श आशुलिपिक नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट, अच्छे भाषा ज्ञान और सामान्य ज्ञान से आशुलेखक अच्छा लेखक तथा प्रति लेखक बन सकता है।
वक्ता का आशय समझने पर ही सही प्रतिलेखन संभव है। अब आपको इसमें ये जो पॉइंट हमने लिखे थोड़ा सा इनको रिवाइज करवाते हैं। जैसे बताया गया कि अगर आपको सही प्रतिलेखन करना है जो आशुलिपिक होता है, क्योंकि पहले आशुलिपि लिखी जाती है, अधिकारी के द्वारा जो डिक्टेशन दी जाती है उसको आशुलिपि में लिखा जाता है। लिखने के बाद में प्रतिलेखन किया जाता है। प्रतिलेखन का मतलब होता है ट्रांसक्रिप्शन करना, चाहे वो टाइपराइटर पर करें या फिर कंप्यूटर पर करें। इस कला को कहते हैं प्रतिलेखन। तो इसके लिए भाषा विज्ञान के जो तथ्य हैं, शब्द, अर्थ, लिपि, वर्तनी, वाक्य, परिच्छेद एवं व्याकरणिक चिन्हों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अगर आपने वर्तनी गलत कर दी, वाक्य सही तरीके से, परिच्छेद आपको लगाना नहीं आता है कि कब परिच्छेद हमारा चेंज होना चाहिए। परिच्छेद का मतलब पैराग्राफ से होता है। और उसके बाद में व्याकरणिक चिन्ह, कब कौन सा व्याकरणिक चिन्ह कहाँ पर आएगा, क्योंकि जब भी आशुलिपि बोली जाती है तो उसमें व्याकरणिक चिन्ह नहीं बोले जाते हैं, ना ही क्वेश्चन मार्क, ना ही डैश बोला जाएगा, ना ही फुल स्टॉप, ऐसे शब्द नहीं बोले जाते हैं। बस फ्लो में ही बोला जाता है। जहाँ पर पैराग्राफ भी होगा, परिच्छेद, वहाँ पर भी कुछ नहीं बोला जाएगा। तो ये हमको स्वतः ही समझने पड़ते हैं कि कहाँ पर हमको कौन सा व्याकरणिक चिन्ह लगाना है। तो अगर आपको इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं है, शब्द अर्थ का ज्ञान नहीं है कि शब्द का क्या अर्थ होगा, तो आप जब प्रतिलेखन करेंगे तो वो शब्द में आपसे वर्तनी की त्रुटि होना आवश्यक ही है, आपसे हो ही जाएगी वर्तनी की त्रुटि। इसलिए शब्दों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, लिपि का ज्ञान होना चाहिए, पाई मात्राएं जो हम लगाते हैं वो सब हमें पता होने चाहिए। अगर आपके अंदर भाषा विज्ञान का सही ज्ञान नहीं है, भाषा का सही ज्ञान आपके अंदर नहीं है, तो आप एक अच्छे आशुलिपिक नहीं हो सकते। क्योंकि भले ही आप बहुत ही तीव्र गति से लिख लेते हो आशुलिपि और उसको पढ़ लेते हो, लेकिन जब उसका प्रतिलेखन किया जाता है तो आप उचित ढंग से सही तरीके से उसको नहीं कर पाते हैं, तो आप एक आदर्श आशुलेखक नहीं बन सकते। क्योंकि एक आदर्श आशुलेखक के लिए यह ज़रूरी है कि उसका लेखन और प्रतिलेखन दोनों ही सही हो। उसके बाद में अगर किसी आशुलेखक को अच्छा भाषा का ज्ञान है और सामान्य ज्ञान है, तो इससे आशुलेखक एक अच्छा लेखक भी बन सकता है और प्रतिलेखक भी बन सकता है। तो वक्ता का आशय समझने पर ही सही प्रतिलेखन संभव है। जब राइटर जो डिक्टेशन देने वाला वो बोल रहा है, अगर आप उसने जिस शब्द को बोला, अगर आप उस शब्द का क्या मतलब है वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो आप प्रतिलेखन में आपसे त्रुटियां होना स्वाभाविक ही है। तो भाषा का ज्ञान और थोड़ा सा सामान्य ज्ञान भी आपके अंदर होना चाहिए। क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है कि सबसे करीब अपने अधिकारी के आशुलिपिक होता है, उसका जो पीए होता है सबसे करीब होता है, तो वो कभी कभार आपसे सलाह मशवरा भी मांगता है। तो आपको सामान्य ज्ञान का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए, पुस्तकीय ज्ञान भी आपके पास अच्छा होना चाहिए, विवेक भी अच्छा होना चाहिए, आप अच्छी राय, ताकि आप अच्छी राय भी दे सकें। तो उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, शांति
और धैर्य आशुलिपिक के वांछनीय गुण हैं। डिक्टेशन लेते समय जहाँ ध्यान वक्ता की ओर केंद्रित रहना आवश्यक है। वहाँ श्रवण शक्ति और ग्रहण शक्ति भी इसके लिए एक आवश्यक गुण है। नेक्स्ट, आशुलेखों का सही आकार और सुंदरता तथा पन्ने पलटने का अभ्यास भी आशुलिपिक के लिए एक आवश्यक कौशल है। इसके बाद में एक अच्छे आशुलिपिक को कंप्यूटर एवं टाइपराइटर का भी समुचित प्रयोग करना आना चाहिए, क्योंकि अब कार्यालय में सभी कार्य
कंप्यूटर के माध्यम से ही संचालित किए जाते हैं। उसके बाद में एक आशुलिपिक को भाषा ज्ञान के साथ साथ वाणी माधुर्य भी होना चाहिए। नेक्स्ट, एक आदर्श आशुलिपिक को विवेकशील एवं निर्णय लेने में भी दक्ष होना चाहिए, ताकि जब कभी उसके अधिकारी के द्वारा किसी विषय पर कोई राय मांगी जाए तो वह बिना समय गंवाए उस विषय पर अपनी राय प्रस्तुत करते हुए उचित निर्णय ले सके। ये कुछ इस टॉपिक से संबंधित मुख्य बिंदु थे जिनको हमने आपको समझाने का प्रयास किया। अब एक बार हम आपको इन सभी तथ्यों को एक बार फिर से समझाने का प्रयास करते हैं, जिससे आपको ये आपके मस्तिष्क में ये पूरी तरीके से आ जाएं और आप इन्हें अच्छी तरीके से समझ जाएं। तो सबसे पहले एक आशुलिपिक के अंदर लगन और परिश्रम होनी चाहिए। नंबर 1, लगन और परिश्रम होनी चाहिए, तभी वह एक अच्छा आशुलिपिक बन सकता है। इसके साथ साथ कुछ अहम और तथ्य हैं, उन तथ्यों को समझते हैं। पहला,
कि कार्यालय से जितने भी पत्र आशुलिपिक के द्वारा भेजे जाएं उसमें उनके पत्र व्यवहार में शुद्धता होनी चाहिए और पत्र आवश्यकता से अधिक ज़्यादा बड़े और ना ही ज़्यादा छोटे होने चाहिए। संक्षेपित पत्र भेजे जाने चाहिए। ठीक है। नंबर 2 कि पत्र का मसौदा यदि कभी भी आपके अधिकारी के कहने पर आपको बनाना पड़े कि इस पत्र का जवाब आप अपने स्तर से बना करके भेज दीजिए, आपको मसौदा तैयार करना पड़ रहा है उसका, तो यह ध्यान रखें कि वह आवश्यकता अनुसार छोटा भी ना हो और बड़ा ना हो। समस्त तथ्यों को उसमें समावेशित किया जाना चाहिए। यदि आप ऐसा करने में सक्षम होते हैं तो आप एक अच्छे आशुलिपिक हैं और आपके अंदर एक अच्छे आशुलिपिक के गुण विद्यमान हैं। उसके बाद में आशुलिपिक में प्रतियोगिता की भावना होनी चाहिए। यदि आशुलिपिक के अंदर प्रतियोगिता की भावना है तो वह जिज्ञासु भी होगा, वह हर फील्ड से, हर क्षेत्र से अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करेगा और जिससे उसके अंदर साहस उत्साह के साथ साथ दक्षता नामक गुण भी बढ़ेगा। वो दक्ष होगा, हर कार्य में दक्ष होगा। कोई किसी भी बात पर उनसे टॉपिक पर अगर कोई बात होती है तो वो तुरंत अपना डिसीजन उसमें अपना देने में वो सक्षम होगा। इसलिए जितने भी आशुलिपिक हैं जो आशुलिपि सीख रहे हैं उन सबके अंदर प्रतियोगिता की भावना होनी चाहिए कि हमें दूसरों से अच्छा करना है, इससे अच्छा करना है, उससे अच्छा हमको करके दिखाना है। ये फिर नेक्स्ट है कि आशुलिपिक में वक्ता की गति से लिखने की कला होनी चाहिए। अर्थात जिस गति से उसका बॉस बोलता है उस गति से अगर वो शॉर्ट हैंड में नहीं लिख पा रहा है तो वो उसके अंदर आशुलेखक के गुण नहीं हैं। और दूसरी बात कि वो सही ढंग से लिख रहा हो, सुंदर ढंग से उसे टाइप करना आता हो, उसकी योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए। उसकी टाइपिंग स्किल जो है वो अच्छी होनी चाहिए। जब उसे टाइप करना नहीं आता होगा तो अब उसे शॉर्ट हैंड आ रही है, टाइप करना आ नहीं रहा, दूसरे का इंतज़ार करेगा, कभी इससे करवा लेगा कभी उससे करवाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, वो एक अच्छा आशुलिपिक का गुण उसके अंदर नहीं है, इसलिए उसे अच्छी तरीके से टाइपिंग की योग्यता भी उसके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद में आशुलेखक के अंदर प्रतिलेखन की क्षमता होनी चाहिए। उसके लिए उसे भाषा का अच्छी तरीके से ज्ञान होना चाहिए, शब्द का अर्थ समझ उसके अंदर होनी चाहिए, वर्तनी की समझ होनी चाहिए, परिच्छेद कौन कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, व्याकरणिक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर कौन से व्याकरणिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये सब नहीं पता है तो प्रतिलेखन में आपसे अशुद्धियाँ बहुत ज़्यादा होंगी, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो उसका पूरा जो कार्य है वो उसमें अशुद्धि हो गई, वो शुद्ध हुआ ही नहीं। तो ये सब बातें आपको भाषा विज्ञान में सीखने को मिलेंगी। तो भाषा का समुचित ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए। भाषा ज्ञान के साथ साथ सामान्य ज्ञान की भी जानकारी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। सामान्य ज्ञान की जानकारी है तो आप अच्छे लेखक हैं, प्रतिलेखक भी आप उसमें हैं। ज्ञान आपके अंदर भाषा का नहीं है, वक्ता कह रहा है, आप उसका आशय ही नहीं समझ पा रहे हैं कि वक्ता का कहने का अभिप्राय क्या है। जब तक अभिप्राय नहीं समझेंगे तब तक आप उसका प्रतिलेखन करने में भी आप सक्षम नहीं हो पाएंगे। उसके बाद में सबसे जो अहम गुण है कि उसके अंदर उसका भाव जो है लेखक का वो शांत होना चाहिए। उसके अंदर शांति और धैर्य ये एक अहम गुण हैं जो आशुलिपि के अंदर होने चाहिए। धैर्य नहीं है, शांत स्वभाव उसका नहीं है तो वो डिक्टेशन लेने में उसका जो ध्यान होगा वो वक्ता की ओर जो उसका अधिकारी है उसकी तरफ केंद्रित ही नहीं होगा और उसकी श्रवण शक्ति वो सुनेगा कुछ और श्रवण शक्ति उसकी कमज़ोर होगी और वो ग्रहण जब कुछ कर नहीं पाएगा तो लिख ही नहीं पाएगा। तो उसके अंदर
शांति और धैर्य ये गुण दोनों का समावेश होना चाहिए। दोनों गुण उसके अंदर हैं तो उसकी जो श्रवण शक्ति है वो भी स्ट्रांग होगी और ग्रहण शक्ति भी स्ट्रांग होगी। क्योंकि आशुलिपिक का मुख्य कार्य यही है कि वह अपने अधिकारी की बातों को सुने। भले ही उसके साथ में 4 व्यक्ति और बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने अधिकारी के, अपने वक्ता के भाषणों पर, उनके वाक्यों वक्तव्यों पर होना चाहिए। तभी आप अच्छी तरीके से ग्रहण कर पाएंगे और उन्हें आशुलिपि में लिख पाएंगे। फिर उसके बाद में जो आशुलेख हैं, आशुलेख का मतलब है कि आशुलिपि में जो भी आप दर्ज करते हो, जो लिखते हो, वो उनका सही आकार होना चाहिए, वो सुंदर होने चाहिए। आपने जल्दबाजी में कुछ और बना दिया, पढ़ते समय आप उसको कुछ और पढ़ रहे हैं, इसलिए उनका आकार जो है, लिखावट का आकार है जो शॉर्ट हैंड का, वो सही होना चाहिए, सुंदर, स्पष्ट, क्लियर होना चाहिए। और जब पन्ने पलटने का जो अभ्यास है वो भी आशुलिपि को होना चाहिए। अब आशुलिपिक जो है वो यहाँ से लिखना स्टार्ट करता है, यहाँ से लिखते लिखते अंत में आता है, फिर पेज पलटता है। तो अभी आप यहाँ थे, फिर यहाँ से आपको यहाँ सबसे टॉप पर जाना होगा आशुलिपि फिर से लिखने के लिए। तो यह पन्ना पलटने का गलत अभ्यास है। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि पेज को कैसे पलटते हैं, तो उसका अभ्यास करें अच्छी तरीके से, जिससे आपके अंदर भी यह गुण मौजूद हो और आप एक अच्छे आशुलिपिक की श्रेणी में गिने जाएं। उसके बाद में आशुलिपिक को कंप्यूटर और टाइपराइटर अच्छी तरीके से चलाना आना चाहिए। उसके जो फीचर हैं, जो उसकी विशेषताएं कंप्यूटर की होती हैं कि कहाँ से क्या होता है, फ़ॉन्ट कैसे सेट किया जाता है, फ़ाइल को सेव कैसे करते हैं, सेव एज़ करना हो तो कैसे करेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ को छोटा करना हो, बड़ा करना हो, इन सब की शॉर्टकट आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। कोई फ़ाइल आपको फाइंड करनी है तो कैसे आप उन्हें कम समय में ढूंढ सकते हैं। किसी बनी हुई फ़ाइल से आप कोई डेटा ले करके कोई दूसरी फ़ाइल क्रिएट करनी हो तो आप कैसे करेंगे। कहने का अभिप्राय ये है कि कंप्यूटर में आप पारंगत होने चाहिए, जो समुचित प्रयोग उसका है, जितना आपके कार्य के लिए उचित है आपको उतना कार्य करना आना चाहिए। यदि आप उतना कार्य नहीं कर पा रहे हैं, आपको कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है, सिर्फ आशुलिपि का ज्ञान है, तो आपके अंदर आशुलिपिक का गुण विद्यमान नहीं है। आपको प्रयास करना चाहिए कि आप शीघ्रता से शीघ्र कंप्यूटर में टाइपिंग अच्छी तरीके से सीख लें और हिंदी इंग्लिश की दोनों टाइपिंग अच्छी तरीके से सीख लें, और उसके बाद में कंप्यूटर पर वर्क करने का अभ्यास करें। जैसे एक्सेल आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, पावर पॉइंट अच्छी तरीके से आना चाहिए, प्रेजेंटेशन बनानी पड़ती हैं, ये सब कार्य आपको अच्छी तरीके से करना आना चाहिए। उसके बाद में एक आशुलिपिक को भाषा ज्ञान के साथ साथ में उसकी वाणी में माधुर्य भी होना चाहिए, मतलब वाणी में मधुरता होनी चाहिए। मधुरता का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल मीठा बोलो, मतलब बोलते समय शालीनता होनी चाहिए। क्योंकि धैर्य अगर उसके अंदर है तो शालीनता होगी, और वो जब कभी भी कोई आगंतुक या हमारे कार्यालय का कोई दूसरा व्यक्ति है तो वो शालीनता से उसकी बात को सुनेगा, फिर जवाब देगा। क्योंकि कार्यालय का यह एक अहम पदाधिकारी होता है, पद पर आसीन एक व्यक्ति होता है, उससे ही आ करके सबसे पहले कोई भी आगंतुक मिलता है तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। अगर इम्प्रेशन ही ख़राब चला गया, हो सकता है कि वो हमारे बहुत काम आने वाला हो और आपने उसे ऐंठ करके बात कर दी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आशुलिपिक में वाणी माधुर्य होना चाहिए, तो बोलने की सहजता उसके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद में आशुलिपिक विवेकशील होना चाहिए और निर्णय लेने में भी कुशल होना चाहिए। निर्णय भी ले, वो विवेकी हो, ये नहीं कि सिर्फ उसे शॉर्ट हैंड लिखनी आती है, टाइपिंग आती है, आपने बोला उसने लिख दिया, ख़त्म काम। विवेक भी होना चाहिए कि कभी अगर आपके अधिकारी ने आपसे कोई सलाह मशवरा, कोई चर्चा की किसी विषय पर, तो आप उसको आप रिमाइंड करा सके, बता सकें कि पिछली बार ऐसा हुआ था, अब ऐसा होना चाहिए, ऐसा पिछली बार इतना फिगर था तो अब ये बढ़ कर के इतना
कुशलता का लक्षण उसके अंदर होना चाहिए। तो ऐसे अगर विवेकशील और निर्णय लेने में भी दक्ष है तो वह एक अच्छा आशुलिपिक होगा और उसे फ्यूचर में बहुत सारी प्रसिद्धियां भी प्राप्त होंगी। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास में जो आपको बताया गया टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आप इसमें और प्रयास करके अच्छी तरीके से सीखने और लगन के साथ में इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।